हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी स्टडी। मैं शोभित मिश्रा आज ज्योग्राफी का एक अलग लेक्चर लेके आ रहा हूँ जिसमें हम कवर करेंगे सभी एस्ट्रोनॉमी के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम कवर करेंगे जो आपका पूरा सोलर सिस्टम हो गया, यूनिवर्स हो गया, यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, उस सब के बारे में हम कवर करेंगे। ठीक है, सन को कवर करेंगे, स्टार, तो ये सारी चीज़ें हम एक टॉपिक बाई टॉपिक बना रहे हैं। ठीक है, वीडियो जो आपके सभी एग्जाम, चाहे यूपीएससी का हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस का हो, कोई भी एग्जाम हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और बाकायदे मैप के साथ हम विजुअल तरीके से देखेंगे। यकीन मानिए पूरा वीडियो देखिए, बहुत ही मजा आएगा क्योंकि आपको कुछ बहुत सारी चीज़ें नई जानने को मिलेंगी और बहुत सारी सारी चीज़ें आपको इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी रहेगा क्योंकि आपको पूरी तरीके से इसमें देखने को मजा आएगा क्योंकि हम विजुअल करके दिखाएंगे क्या चीज़ें कैसे हैं। ये हमारी क्या है, अर्थ है। देखो पूरी तरीके से रोटेट हो रही है, घूम रही है पूरी अर्थ जो हमारी है। और हमारा ये जो यूनिवर्स है बहुत ही बड़ा, इसका ना कोई अंत है ना कोई कोई सीमा है। तो आइए हम एक नज़र आपको इसमें डालते हैं। ये पूरा हमारा अर्थ हो गया, फिर ये हमारा अर्थ के बाद ये सन हो गया जो आपको दिख रहा है। ठीक है, इसको हम दिखाते हैं पूरे सन को। और ये हमारा क्या है, पूरा ये पूरा सोलर सिस्टम हो गया। सोलर सिस्टम के बाद हमारा ये हमारा मिल्की वे, हमारी आकाश गंगा है। उसके में जितने भी असंख्य तारे हैं, एक आकाश गंगा हमारी जो है, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, मिल्की वे। ठीक है, तो आइए देखते हैं मिल्की वे को अपने। कहाँ है मिल्की वे, ये है हमारी मिल्की वे आकाश गंगा। ठीक है, ये यहाँ पर है मिल्की वे आकाश गंगा और इसके अंतर्गत हमारी ये पृथ्वी है। ठीक, तो ये हो गया पूरा हमारा आकाश गंगा। अब इसमें इसके अंतर्गत तारे आ गए पूरे सारे जितने भी हो गए, और हमारा ये सोलर सिस्टम, ये सन हो गया हमारा सन। तो हम आगे आगे वीडियो में पढ़ते जाएंगे सारी चीज़ें। तो ये आकाश गंगा हो गई, आकाश गंगा में एक नज़र डालते हैं। ये हो गया हमारा बीच में सन। ठीक है, ये हमारा हो गया सन। इसके बाद हो गया बुध, बुध के बाद हो गया शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, फिर मंगल के बाद ये बृहस्पति हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये बृहस्पति है ये वाली लाइन में। इसके बाद शनि, शनि के बाद अरुण, वरुण। ठीक है, और ये वाला भाग है प्लूटो का। ठीक है, देखो प्लूटो को। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर से। यदि आपको इस वीडियो से लेकर कोई भी डाउट हो तो आप हमें सोशल मीडिया पे डायरेक्ट पर्टिकुलर मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई दे दूंगा। ये हमारी आईडी है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक की। ठीक है, जाकर आप सर्च करके हमें फॉलो कर सकते हो और आप हमारे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि तभी आपको समझ में आएगी, कुछ चीज़ें नई जानने को मिलेंगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जानते हैं ब्रह्मांड के बारे में, आखिर ब्रह्मांड होता क्या है। ठीक है, ब्रह्मांड जब हम जानेंगे कि आखिर होता क्या है। देखो आजकल जो हम जितनी चीजें देखते हैं पूरे ऊपर अंतरिक्ष में, जो भी चीजें देख रहे हैं, चाहे वो तारे हो या फिर हम कोई ग्रह देख रहे हो, ठीक है, चाहे कोई हमारे गैसें दिख रही हो या कोई भी पिंड दिख रहे हो या कोई हमें मतलब कि जितने भी पदार्थ दिख रहे हैं, कण दिख रहे हैं, कुछ भी सारी चीजें, कोई ऊर्जा दिख रही हो, जो भी दिख रहा है हमारे ब्रह्मांड में, हमारे अंतरिक्ष में, वो सब किसके अंतर्गत आता है, ब्रह्मांड के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ब्रह्मांड क्या हुआ कि अभी तक तो कुछ सालों पहले तक तो हमें कुछ भी पता नहीं था। धीरे धीरे जैसे हमारी बुद्धि का विकास हुआ, हमारी हमारे मस्तिष्क का विकास हुआ, तो हमने उसके बारे में जानना स्टार्ट किया। तो जब हमने, हमारे कहने का मतलब क्या है कि हमारे मस्तिष्क में जब एक संपूर्ण विश्व का एक चित्र उभरा, तो हमने उसको क्या दे दिया, उसको ब्रह्मांड की संख्या दे दी। जब हमने अपने दिमाग में एक अलग तरीके से सोचा सोचा और समझा कि भाई ये चीजें कैसे हो सकती हैं, तो जो चीजें जो हमारे संपूर्ण विश्व के चित्र में, विश्व के संपूर्ण जो चित्र उभरा हमारे दिमाग में बना, ठीक है, कि आखिर तारे होते कैसे हैं, ये काम कैसे करते हैं, जब हमने उसमें अध्ययन करना स्टार्ट कर दिया हमारे वैज्ञानिकों ने, तो जो उससे चीजें हमें पता हुई, जब हमने उसको बारे में पता किया जो भी चीजें, तो हमने उसको किसकी संख्या दे दी, एक ब्रह्मांड की संख्या दे दी। ठीक है, तो ब्रह्मांड क्या है कि जो भी चीजें आज हम अंतरिक्ष में दिख रहा है वो सारी किसके अंतर्गत आ जाएंगी, ब्रह्मांड के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ब्रह्मांड के अंतर्गत क्या है, जो हमें पूरा अंतरिक्ष में जितना भी समय दिख रहा है, फिर अंतरिक्ष में जो भी हमें वस्तुएं दिख रही हैं, ब्रह्मांड में सभी ग्रह आ जाते हैं, तारे हो गए, गैलेक्सियां हो गई, जितनी भी गैलेक्सियां हैं, ठीक है, असंख्य गैलेक्सियां, लगभग 200 100 अरब गैलेक्सियां हैं, 200 अरब गैलेक्सियां हैं पूरे ब्रह्मांड में। खगोलीय पिंड हो गए, जितने भी गैलेक्सियों के बीच की जो अंतरिक्ष के अंतर वस्तुएं हैं, अपारमाणविक कण हो गए, सारा पदार्थ, सारी ऊर्जा भी शामिल है, किसके अंतर्गत आते हैं, ब्रह्मांड के अंतर्गत आते हैं। मतलब कुछ भी जो हमको पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीजें दिख रही हैं, जो अंतरिक्ष में जो भी चीजें दिख रही हैं, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, ब्रह्मांड के अंतर्गत। तो ब्रह्मांड क्या होता है, मैंने आपको बताया कि ब्रह्मांड
जब मनुष्य के मस्तिष्क में यदि ऐसा एक सिंपल सा ब्रह्मांड की परिभाषा पूछा जाए, यदि हम लॉजिकल वे पे देखा जाए कि ब्रह्मांड होता क्या है, तो ब्रह्मांड जब हमने सोचने समझने की हमारी मानसिकता, हमारी मस्तिष्क विकसित हुआ, तो जो भी क्रमबद्ध ज्ञान हमें उसमें पूरे विश्व के मानचित्र के रूप में एक चित्र, संपूर्ण चित्र का पता चला, उसको हमने किसकी संज्ञा दी, उसको कह दिया ब्रह्मांड। तो ठीक है, तो ब्रह्मांड में आपको पता हो गया होगा कि क्या है और क्या क्या चीजें हैं। अब देखो ब्रह्मांड की सबसे पहले देखते हैं ओरिजिन ऑफ ब्रह्मांड। तो ओरिजिन ऑफ ब्रह्मांड में क्या है कि ब्रह्मांड से उत्पत्ति से कौन कौन से सिद्धांत काम करते हैं, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले सबसे जो आज का सबसे बड़ा सवाल है कि ब्रह्मांड की आखिर उत्पत्ति हुई कैसे। ठीक है, तो आपके दिमाग में भी लग रहा होगा कि ब्रह्मांड की ये उत्पत्ति कैसे हुई होगी। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति देखो, हम मुख्यतः क्या है, तीन सिद्धांत हैं। एक है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित तीन सिद्धांत है। पहला है महाविस्फोट का सिद्धांत, जिसे कहते हैं बिग बैंग थ्योरी, जॉर्ज लेमेथियर साहब ने दिया था। इसके बाद साम्यावस्था का सिद्धांत है, जिसे हम कहते हैं स्टेडी स्टेट थ्योरी, थॉमस गोल्ड एवं हरमन वांडे ने, इन वैज्ञानिकों ने इस साम्यावस्था का सिद्धांत दिया था। इसके बाद दोलन सिद्धांत है, जिसके कहते हैं प्लस्टिक यूनिवर्स थ्योरी, इसको क्या कहा जाता है, डॉक्टर एलन संडेज ने इसको, इस सिद्धांत को दिया था। ठीक है, तो अब देखते हैं कि साम्यावस्था का सिद्धांत क्या कहता है। साम्यावस्था का सिद्धांत कहता है, जो इन्होंने थॉमस गोल्ड एवं हरमन मांडे ने दिया था, कि संपूर्ण ये जो आज हमारा क्या है कि हम ब्रह्मांड है, ये फैलता जा रहा है। ठीक है, और फैलता जा रहा है, पूरा ब्रह्मांड आज भी फैलता जा रहा है। या तो ये क्या हो जाएगा, साम्यावस्था हो जाएगा, मतलब कि जिस अवस्था में रहा होगा एक समय ऐसा आएगा कि सिकुड़ कर वहीं पर पुनः हो जाएगा। ठीक है, वही छोटा अवस्था जिस अवस्था में रहा होगा, ठीक है, स्टडी स्टेट थ्योरी, तो एक समय ऐसा आएगा कि जब इसकी ऊर्जाएं खत्म हो जाएंगी तो वह पुनः उसी स्टेज में आ जाएगा। मतलब देखो क्या है कि आज पहले जैसे ब्रह्मांड, अभी हम बिग बैंग थ्योरी जब बताएंगे अभी आपको, तो समझाएंगे कैसे इसका ओरिजिन हुआ। तो पहले मान लो एक गोले के रूप में था, और ये आज इसका आकार धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, बढ़ता है जा रहा है, और एक समय ऐसा आएगा तो कि ये ब्रह्मांड क्या हो जाएगा, सिकुड़ कर पुनः एक गोले के रूप में हो जाएगा। ये कौन कहा है, साम्यावस्था का सिद्धांत कहा है, किसने बताया, थॉमस गोल्ड एवं हरमन बाल्डी। इसके बाद दोलन सिद्धांत क्या होगा कि आज हमारा जो ब्रह्मांड है, इस सिद्धांत को सतत निर्माण सिद्धांत भी कहा जाता है। यदि ये मतलब कि ये सिद्धांत कहता है कि एक समय ऐसा आएगा कि ब्रह्मांड फैलता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि ये पूरी तरीके से कहीं गुम हो जाएगा। ठीक है, पूरा ब्रह्मांड। और साम्यावस्था का क्या होता है कि बिग क्रंच होगा, यानी बिग बैंग हुआ है तो बिग क्रंच होगा, और बिग क्रंच जब होगा तो सिकुड़कर पुनः ब्रह्मांड अपने एक अवस्था में हो जाएगा। तो ये जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है वो तीन कारण है, तीन मुख्य सिद्धांत हैं। पहला है महाविस्फोट का सिद्धांत, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं बिग बैंग थ्योरी, और इसे किसने दिया है, वैज्ञानिक ने, जॉर्ज लेमेथियर साहब ने। इसके बाद दूसरा है साम्यावस्था सिद्धांत, क्या कहता है कि यदि बिग बैंग हुआ है तो बिग क्रंच भी होगा। ये क्या कहता है, साम्यावस्था का सिद्धांत, मतलब कि जिस अवस्था में ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है और हुआ है, तो उसी में क्या होगा कि फिर से वो सिकुड़ कर वापस उसी अवस्था में आ जाएगा। दोलन का सिद्धांत क्या है, कह रहा है कि दोलन का सिद्धांत कहता है कि आज हमारा ब्रह्मांड दोलायमान है, यानी बढ़ रहा है, फैल रहा है, और एक समय ऐसा आएगा कि ये कहीं ना कहीं गुम हो जाएगा, पूरे लुप्त हो जाएगा। तो वही चीजें हैं। अब महाविस्फोट का सिद्धांत क्या कहता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखो महाविस्फोट का सिद्धांत क्या है कि आज से कुछ ईयर पहले, लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले, एक घटना हुई कि एक बिंदु था, ठीक है, जो ये बिंदु आपस में बढ़ने लगा, और एक समय ऐसा आया कि ये इसमें एक महाविस्फोट हुआ, जिसको हमने क्या दिया, महाविस्फोट का सिद्धांत। तो ये था महाविस्फोट का सिद्धांत। देख, तो महाविस्फोट का सिद्धांत क्या है, महाविस्फोट का सिद्धांत हम देख रहे हैं कि जो भी आज हम अंतरिक्ष में देख रहे हैं, ठीक है, तो ये जितने भी हम चीजें दिख रहे हैं, तारे दिख रहे हैं, गैलेक्सिया देख रहे हैं, ठीक है, ग्रह देख रहे हैं, पृथ्वी, जो सूर्य देख रहे हैं, तो जो चीजें हम देख रहे हैं आज, ये कभी आज से 13.7 अरब वर्ष पहले कुछ भी नहीं था। पूरा ब्रह्मांड में अंधेरा ही अंधेरा था, चारों तरफ कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो जब कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक गोला के रूप में, एक मटर के गोले के बराबर एक गोला था। बात समझ में, यहीं से ब्रह्मांड की सिर्फ इसी गोले से क्या होती है, रचना होती है। तो और इस रचना का सबसे जो अच्छा सिद्धांत है वो कौन सा है, महाविस्फोट का सिद्धांत।
तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में यह सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इसे ब्रह्मांड की परिकल्पना भी कहा जाता है। मतलब कि हम यहाँ से कल्पना कर सकते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति इसी सिद्धांत के थ्रू हुई हुई होगी। ठीक है, अब इस सिद्धांत को दिया किसने था, सबसे पहले ये देखते हैं। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन बेल्जियम के जो खगोल वैज्ञानिक थे, कौन, जॉर्ज लेमेतियर साहब ने 1960-70 ईस्वी में दिया था। ठीक है, इनके अनुसार आज से 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड एक विशाल अग्निपिंड था जो भारी पदार्थों से निर्मित था। मैंने वही चीजें बताया कि पहले क्या था कि जो ये हमारा ब्रह्मांड था, इस यहाँ पर कुछ भी चीजें नहीं थी, सिर्फ एक आग का गोला थी, एक छोटा सा बिंदु का आग का गोला था। इसमें धीरे धीरे इसका आयतन बढ़ा और एक समय ऐसा आया कि ये आयतन इसका जब बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण ये क्या हो गया, फूट गया। जब फूट गया तो एक बहुत बड़ा यहाँ पर विस्फोट हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, यहाँ से बहुत सारी एनर्जी, ऊर्जा, पदार्थ निकले। ठीक है, और सभी तारों का निर्माण किया, आगे समझते हैं। तो वही चीजें हैं कि जब यहाँ से अग्निपिंड हुआ जो भारी पदार्थों से निर्मित था, लेकिन बिग बैंग प्रक्रिया द्वारा अचानक इसमें महाविस्फोट हुआ। ठीक है, मैंने आपको बताया कि इसका जो इस गोले का जो अग्निमय गोला था, इसका आयतन धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुआ और इसमें एक महाविस्फोट हुआ, जिससे पदार्थों का बिखराव हुआ और काले व सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। इन पदार्थों के समूहन से विभिन्न ब्रह्मांडीय पिंडों का निर्माण हुआ। मतलब कि ये जो पदार्थ इससे निकले तो बहुत सारे से ब्रह्मांडीय पिंड का निर्माण हुआ और फिर से पुनः इनके विस्फोट के समूहन से असंख्य पिंड तारे बन गए और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। अभी हम तारे जब पढ़ाएंगे आपको अलग से वीडियो में, तो उसमें बताएंगे कि तारों का निर्माण कैसे हुआ, कि तारे भी क्या हुए, जब गैस ग्रेविटी बढ़ी तो ग्रेविटी बढ़ने के कारण क्या हुआ कि जो गैसों के बादल थे वो आपस में पास आने लगे। ठीक है, और पास आने से क्या हुआ, तारों का निर्माण हुआ। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। अब आगे हम देखते हैं फिर कि यह इस प्रक्रिया मतलब कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई है। आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व इसकी ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। तो आइए आगे देखते हैं। अब ये देखो, ये हम यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि ये पहले क्या था, हमारा ब्रह्मांड एक गोले के रूप में था। बात समझ में आ गई। तो जब ये यहाँ पर विस्फोट हुआ तो ये इस क्या हुआ, फैलना स्टार्ट हुआ। ये देखो फैल रहा है ब्रह्मांड, मतलब पहले एक गोला था, अब आज इसका आकार क्या है, बढ़ रहा है। ठीक है, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और यहाँ फाइनली ये बढ़ गया। ठीक है, बहुत सारी ऊर्जा का निर्माण हुआ, पदार्थ, बहुत सारे छोटे छोटे पदार्थ निर्माण हुए। इसके बाद कण, बहुत सारे कण हुए, हाइड्रोजन हुआ। ठीक है, हीलियम का निर्माण हुआ। इसके बाद फिर ये आपस में तारे, 1 सेकंड बाद तारे का निर्माण हुआ, ये 1 सेकंड में तारे का निर्माण हुआ। फिर ये तारे इकट्ठा होकर क्या, गैलेक्सियों का निर्माण करते हैं और ये गैलेक्सी आपस में मिलकर बहुत बड़ी गैलेक्सियों का निर्माण करती हैं। ठीक है, और बड़ी बड़ी गैलेक्सी ही सुपरनोवा कहलाई। इसके बाद फिर धीरे धीरे और पदार्थ का निर्माण हुआ, पृथ्वी का हुआ, सूर्य का निर्माण हुआ। तो इस तरह सारी चीजें ब्रह्मांड में निर्माण हुए होने लगी। तो हमने देखा कि आज भी ये देखो फैलाव, ये पूरी तरीके से यदि आप देखो यहाँ डायग्राम से समझो तो ये पहले क्या था, एक ब्रह्मांड, पूरा हमारा जो ब्रह्मांड था एक गोले के रूप में था। ठीक है, जिसको हमने क्या नाम दिया, बिग बैंग। यहाँ से बिग बैंग हुआ, यानी महाविस्फोट का सिद्धांत हुआ, जिससे पदार्थों का बिखराव हुआ और ब्रह्मांड हमारा आज भी फैलता जा रहा है। देखो ये देखो, पहले एक गोले के रूप में था, इसका आकार धीरे धीरे बड़ा होने लगा, यानी फैल रहा है। ये भी आज भी फैल रहा है ये, हालांकि। ठीक है, कैसे पता चला कि आज भी ये फैल रहा है, हमने देखा कि हमने दो गैलेक्सियों के बीच की दूरी आज से कुछ दिन पहले देखी तो वो पास थी। जब आज आज देखी लगभग, तो ये इनके बीच की दूरी क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। ठीक है, हमारा जो अमेरिका के का टेलीस्कोप है, हब्बल टेलीस्कोप, इसके सहारे हमने देखा कि दो गैलेक्सी और दो तारों के बीच की दूरी पहले क्या थी, कम थी, लेकिन जब कुछ दिनों बाद हमने इसके देखा तो इनकी दूरी क्या हो गई, ज्यादा हो गई, इनके बीच की दूरी। ठीक है, जब इनके बीच की दूरी ज्यादा हो गई तो हमने क्या देखा, एक चीजें देखा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जब ये कारण क्यों हुआ, क्योंकि ये ब्रह्मांड आज फैलता जा रहा है। ठीक है, आगे बात समझ में, आगे चीजें देखते हैं। अब देखो, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद हमने चीजें जान ली कि कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसी हुई, बिग बैंग थ्योरी के थ्रू हुई। इसके बाद हम बात करते हैं जियोसेंट्रिक अवधारणा के बारे में। देखो क्या होता था कि पहले के जो लोग होते थे ना बेटा, कि वो, हमें तो ये पता होता नहीं था कि हमें पता था नहीं कुछ सालों पहले कि भाई हमारा ब्रह्मांड क्या है, कैसे तारे काम करते हैं, कुछ पता नहीं।
था। लोगों ने धीरे धीरे कयास लगाना स्टार्ट कर दिया, लोगों ने अपने आप में सोचना स्टार्ट कर दिया। तो वो चीजें हमने धीरे धीरे, जब तो पहले के लोग क्या मानते थे कि जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, वो क्या कहाँ है, पूरे सोलर सिस्टम के बीच में स्थित है। ठीक है, पहले तो टेलीस्कोप हुआ करते नहीं थे, हम देख नहीं सकते थे, तो हमने एक कयास लगाया, हमने सोचा, हमने क्या, हमारे वैज्ञानिकों ने एक सोचा कि पृथ्वी क्या है, बीच में है। ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम और सूर्य जो और बाकी जो अन्य ग्रह हैं, ये किसकी परिक्रमा कर रहे हैं, हमारे पृथ्वी की कल्पना कर रहे हैं। यही है जियोसेंट्रिक अवधारणा। तो इस अवधारणा का जो प्रतिपादन किया था मिस्र के यूनानी परंपरा के प्रख्यात वैज्ञानिक थे, खगोल शास्त्री थे, क्लॉडियस टॉल्मी ने। ठीक है, तो इस जो जियोसेंट्रिक अवधारणा है, जियो मतलब होती है पृथ्वी, ठीक है, और सेंट्रिक मतलब सेंट्रल। ठीक है, तो इन्होंने, क्लॉडियस टॉल्मी ने इसका प्रतिपादन किया था 140 ईस्वी में। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य और अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। तो ये देखो, ये हो गया अर्थ, और बाकी सूर्य भी, और साथ में जो अन्य 8 ग्रह हैं वो सभी पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। तो ये कौन सी अवधारणा थी, जियोसेंट्रिक अवधारणा। किसने दिया था, क्लॉडियस टॉल्मी ने। तो देखो ये डायग्राम, सन और बाकी जो 8 ग्रह हैं ये पृथ्वी की क्या है, इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। ये किसने सिद्धांत दिया था, जियोसेंट्रिक अवधारणा, क्लॉडियस टॉल्मी। अब कुछ दिन बाद जब हमको, हमारे पास क्या हुआ, टेलीस्कोप आ गए, हमने बहुत सारी चीजें देखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो हमने और इसमें खोज की, तब हमें पता, वास्तविकता की पता चली कि अरे भैया, अभी तक जो चीजें हम देख रहे थे वो तो अभी तक जो भी चीजें सोच रहे थे वो तो एकदम गलत है, क्योंकि हमने आज खोज कर लिया। ठीक है, तो हेलियोसेंट्रिक अवधारणा यहाँ पर देती हैं। हेलियो मतलब होता है शन, और सेंटर मतलब होता है, सेंट्रिक मतलब सेंटर में। तो जो हेलियोसेंट्रिक अवधारणा थी वो क्या कहा गया, इस यहाँ से एक ब्रह्मांड की अलग ही दिशा बदल गई। मतलब यहाँ से हमें सोचने समझने की क्षमता ही पूरा बदल दिया। अभी तक तो क्या सोचते थे कि भाई पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड के सेंटर में क्या है, मतलब सोलर सिस्टम के सेंटर में कौन क्या है, पृथ्वी, पृथ्वी। लेकिन जब हेलियोसेंट्रिक अवधारणा दिए हमारे कॉपरनिकस साहब ने, तो कॉपरनिकस ने क्या किया, यहाँ पर एक अलग चीजें बता दी, तब यहाँ से लोगों का भाई अलग ब्रह्मांड के बारे में मत हो गया। तो इस अवधारणा का प्रतिपादन, हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन कब हुआ था, 1543 ईस्वी में। किस वैज्ञानिक ने किया था, कॉपरनिकस ने किया था। ये चीजें ध्यान रखना। तो कॉपरनिकस ने क्या बताया कि ब्रह्मांड संबंधी उनकी अवधारणा सौर परिवार तक ही सीमित थी। मतलब कि इनकी जो अवधारणा थी वो सिर्फ कहाँ तक ही, सिर्फ सोलर सिस्टम तक ही सीमित थी। इसके अलावा इन्होंने कुछ चीजें खोज नहीं की। इस अवधारणा के ब्रह्मांड में अध्ययन की दिशा ही बदल दी। मतलब कि जो इन्होंने अवधारणा दी, तो यहाँ से पूरा ब्रह्मांड की एक नई दिशा मिल गई। तो इस अवधारणा के अनुसार क्या है कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि क्या है, सूर्य है। ये किसने बताया, हमें कॉपरनिकस ने बताया। तथा पृथ्वी व अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि आखिर यहाँ पर ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है, पृथ्वी नहीं है। जो हमारे क्लॉडियस टॉल्मी साहब थे, क्लॉडियस टॉल्मी ने जियोसेंट्रिक अवधारणा दिया, और उन्होंने क्या बताया कि पृथ्वी के सेंटर में, मतलब ब्रह्मांड के सेंटर में क्या है, अर्थ है, और सूर्य और बाकी जो ग्रह हैं वो किसकी परिक्रमा कर रहे हैं, अर्थ। लेकिन कॉपरनिकस ने क्या बताया, कॉपरनिकस ने बताया कि भैया पृथ्वी नहीं है सेंटर में, सेंटर में क्या है, सूर्य है। तो सूर्य की, बाकी पृथ्वी और अन्य ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो यहाँ से एक नई दिशा हमें ब्रह्मांड की मिल गई। अब देखते हैं हम गैलेक्सियों के बारे में, समझते हैं गैलेक्सी होती क्या है, आकाश गंगाएं क्या होती है। देखो, हमारा जो ब्रह्मांड है इसमें से बहुत सारी, लगभग पूरे ब्रह्मांड की बात करते हैं तो हम लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं पूरे ब्रह्मांड में। ठीक है, आगे बात समझ में। और एक ब्रह्मांड, एक उसमें ब्रह्मांड में देखा जाए तो लगभग 100 अरब क्या है, तारे हैं। तो कुछ आकाश गंगाएं क्या है, छोटी भी हैं, कुछ गैलेक्सी बड़ी भी हैं। तो पूरे ब्रह्मांड में लगभग हम मानते हैं कि अनुमानता कितनी है, 100 अरब आकाश गंगाएं होंगी। और 1 अरब मतलब एक जो आकाश गंगाएं हैं वो उसमें लगभग 100 अरब तारे हैं। आकाश गंगा होती क्या है बेटा, आकाश गंगा क्या होती है, तारों के समूह को हम क्या कह दिए, आकाश गंगा कह दिए। ठीक है, तो जो भी तारों का असंख्य समूह होगा, एक विशाल समूह होगा, वो क्या है, उसको हमने आकाश गंगा नाम दे दिया। अब आकाश गंगा असंख्य तारों का एक विशाल पुंज होता है, जिनमें से एक केंद्रीय बल्ज होता है एवं 3 घूर्णनशील भुजाएं होती है। मतलब कि इस में एक बीच में केंद्रीय बल्ज होता है, ठीक है, और
क्या होती हैं इसमें, 3 घूर्णन भुजाएं इस तरह होती हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये है पूरी आकाश गंगाएं। इन तीनों घूर्णनशील भुजाएं अनेक तारों से निर्मित होती हैं। ये जो भुजाएं हैं बहुत सारे तारों से निर्मित होती हैं। बात समझ में आ गई। वल्ज और आकाश गंगा के केंद्र को कहा जाता है। ये देखो, ये यहाँ पर देखो कितनी लगभग ये हमारी सभी गैलेक्सियां हैं। देख रहे हो कितनी गैलेक्सियां हैं। ये पूरी गैलेक्सी, आप एक व्यू देख सकते हो गैलेक्सियों का असंख्य। ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ये सारी गैलेक्सियां भैया, और एक गैलेक्सी में 100 अरब है। अब देखो थोड़ा टाइप्स, आप हम गैलेक्सी की बात करते हैं कितने प्रकार की होती है, तो मुख्यतः 3 प्रकार की यहाँ पर गैलेक्सी बताई गई है। एलिप्टिकल बताई गई, स्पाइरल बताई गई, इरेगुलर। मतलब ये गोलाकार, ठीक है, चक्रीय, स्पाइरल, और इसके बाद इरेगुलर मतलब जिसका कोई भी आकार ना हो। तो और इसके गैलेक्सियों के एग्जांपल दे के रखे हैं। इस पर स्पाइरल के कौन कौन से हैं, ये M1, यम 101, ठीक है, NSG गैलेक्सी 1569 इरेगुलर गैलेक्सी के एग्जांपल है। और चक्री इलेप्टिकल का कौन सा है, ESO 325G004 गैलेक्सी इलिप्टिकल का एग्जाम्पल है। तो ये टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज हैं, कितने प्रकार की होती है। तो हमारी जो मिल्की वे है ये है, ठीक है, चक्रीय आकार के इस तरह की स्पाइरल के, ठीक है, ये वाली है सेकंड नंबर वाली मिल्की वे। ये हमारी आकाशगंगा है। मतलब आपको जो ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें दिख रही है, ठीक है, पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीजें दिख रही हैं, जितने भी तारे दिख रहे हैं, ग्रह दिख रहे हैं तुमको आंखों से, नंगी आंखों से जो भी चीजें दिख रही हैं वो किसमें है, हमारी आकाशगंगा, खुद की आकाशगंगा है। उसका क्या नाम है, मिल्की वे। तो हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी आकृति सर्पिली है, यानी स्पाइरल है, सर्पिली आकार की है। इस प्रकार की आकाशगंगा में नए एवं पुराने क्या है, तारे सम्मिलित है। तो आज भी तारों का निर्माण होता है, तारे बनते हैं, नष्ट होते हैं। जब हम तारे पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीजें अपन कवर करेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो नए नए तारों का भी यहाँ पर निर्माण हो रहा है। पुराने जो तारे हैं वो भी नष्ट हो रहे हैं, तो नए और पुराने तारे का भी क्या है, इस गैलेक्सी में सम्मिलित है। देखो ये 3 घूर्णन आवृत है, आपको दिख जाएगी 1 2 और ये 3। तो ये सारे जो तुमको घूर्णन आवृत दिख रहे हैं ये सभी तारों का समूह है। ठीक है ना, चीजें ध्यान रखना यहाँ पर। और पृथ्वी कहाँ पर है, ये है पृथ्वी यहाँ पर, छोटी सी एक। तो मिल्की वे रात के समय में दिखाई पड़ने वाले तारों का एक क्या है, समूह है, जो हमारी आकाशगंगा का ही भाग है। हमारी आकाशगंगा के व्यास से लगभग 1 प्रकाश वर्ष, मतलब कि यहाँ सेंटर से हम पृथ्वी की बात करते हैं तो इसके की दूरी कितनी है, 1,00,000 प्रकाश वर्ष। 1,00,000 प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष। कमेंट करके बताओ 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितने किलोमीटर होता है। ठीक है, कितनी दूरी होती है 1 प्रकाश वर्ष में, तो आप हमें कमेंट करके बताओ। तो हमारी आकाशगंगा का व्यास से कितनी, पृथ्वी की दूरी कितनी है, लगभग 1,00,000 प्रकाश वर्ष। प्रकाश की गति सबसे तेज होती है, ये चीजें देखो। ये है हमारी मिल्की वे, इसमें 3 घूर्णन आर्म से हैं पूरी तरीके से। और ये है हमारी पृथ्वी यहाँ पर, ठीक है, ये है हमारी पृथ्वी यहाँ पर। ये जो गोला आपको धब्बा धब्बा दिख रहा होगा यहाँ पर, और ये पूरी आकाशगंगाएं हैं 3 घूर्णन आर्म्स हैं। और ये सभी क्या है, तारों का समूह है। यहाँ पर सभी जो आपको चमकती हुई चीजें दिख रही है, ये क्या है, तारे हैं एक अपने आप में। और ये बल्ज है यहाँ पर, ठीक है। और पृथ्वी यहाँ से और ये पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, लगभग 1,00,000 प्रकाश वर्ष। हमारी ये आकाश गंगा है, क्या है, मिल्की वे। इसकी आकृति क्या है, सर्पीली है। सर्पीली किस आकार की है, सर्पीली आकार की ये आकाश गंगा है। ठीक, अब बात करते हैं हम ओरियन नेबुला। क्या होता है ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला जो होता है, ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा में सबसे शीतल और चमकीले तारों का एक समूह होता है। यहीं पर अब नेबुला क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं। नेबुला क्या होता है, नेबुला जहां पर तारे बनते हैं, जन्म लेते हैं और नष्ट होते हैं, वो क्या कहलाता है, नेबुला कहलाता है। ठीक है, और आरियन नेबुला क्या है, आरियन नेबुला है हमारी आकाशगंगा में जो सभी एक सबसे चमकीले तारों का समूह है, आरियन नेबुला है। ठीक है, और नेबुला कहाँ क्या होता है, नेबुला वो होता है जहां पर हमारे तारे का क्या होता है, जन्म लेते हैं और तारे नष्ट होते हैं, वो क्या कहलाता है, नेबुला कहलाता है। ठीक, साइरस या डॉग स्टार। देखो साइरस एक तारा है, जानते ही होंगे, जैसे सूर्य एक तारा है, ठीक है, उसी प्रकार साइरस भी क्या है, एक तारा है। तो साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से लगभग कितने प्रकाश वर्ष दूरी पर है, 9 प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है। सूर्य से इसका जो द्रव्यमान है 2 गुना है। मतलब कि यदि सूर्य का इसका द्रव्यमान और साइरस का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 2 गुना है,
यह सूर्य से 20 गुना अधिक चमकीला तारा है। इतना ज्यादा सोचो कितना ज्यादा यह चमकता होगा। एवं रात्रि में दिखाई देने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है? साइरस है। तो रात के समय सबसे अधिक जो चमकीला चमकता है तारा चमकता है वो कौन सा है सर्वाधिक? वो है साइरस आपका। लगभग सोचो 20 गुना अधिक चमकीला है सूर्य से, जितना सूर्य के बराबर। तो तारे को आपको पता ही कि तारे का निर्माण कैसे होता है। हम बताएंगे कि जब गैस के बादल क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं, हाइड्रोजन इकट्ठा होती है, तो वो ग्रेविटी के कारण वो आपस में घूमने लगते हैं और घूमने से क्या होते हैं, एक तारे का निर्माण होता है। ये देखो हमने दिखाया है यहाँ पर। ये है पूरा नेबुला है, ठीक है, जहाँ पर तारे बनते हैं और बिगड़ते हैं। ग्रेविटी के बादल क्या हुए, ग्रेविटी की वजह से ये गैस के ये जो बादल हैं ये इकट्ठे हुए और घूर्णन हो गए। ये देखो, ठीक है, जिसके घूर्णन इकट्ठा होने की वजह से यहाँ पर एक एनर्जी पैदा हुई, जिसको हमने क्या कह दिया, ये देखो तारे का निर्माण हो रहा है, देख लो आप। ठीक है, तारे का निर्माण कैसे हो रहा है। ऑरियन नेबुला, और ये देखो आर्यन नेबुला क्या, सबसे चमकीले तारों का समूह है आर्यन नेबुला। और ये साइरस और डार्क स्टार। देखो इसको डार्क स्टार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें और हमने कुछ तारों को मिलाकर जब देखा, पूर्वज हमारे क्या कहते थे, क्या होते थे कि तारों से मिलाकर एक नई आकृति बना लेते थे। तो जब इनमें से कुछ तारों का जोड़कर ये बन गया तो एक कुत्ते के आकार की आकृति बनी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, डॉग स्टार भी कहा जाता है साइरस को। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना। साइरस को क्वेश्चन भी ये पूछ सकता है कि डॉग स्टार किसे कहा जाता है, तो साइरस तारे को ही डॉग स्टार कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये इसकी आकृति एक कुत्ते की जैसी है। ठीक है, ये है हमारा साइरस। ठीक, यहाँ पर ये देखो, ये इसकी ओरिजिनलिटी आकृति शोर है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी की बात करते हैं। प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है? सूर्य के सबसे निकटतम तारा है। ये हमारे जो सूर्य का सबसे निकटतम तारा है वो कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। यह सूर्य से कितने प्रकाश वर्ष दूर है? 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। मतलब कि सूर्य से कोई भी जो सबसे पास तारा है वो कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। गैलीलियो ने सन 1609 में पहली बार दूरबीन का इस्तेमाल करके रात के समय आसमान में अध्ययन किया और उन्होंने ऐसा ऐसे तारों को पहचान की जिन्होंने खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है। तो उसमें से क्या था? प्रॉक्सिमा सेंचुरी भी एक तारा था। तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है? हमारे सबसे जो पास तारा है, हमारे सूर्य से सबसे पास तारा है। ठीक है, और इसकी सूर्य से दूरी कितनी है? 4.3 प्रकाश वर्ष दूर। प्रकाश वर्ष को आप कमेंट में बताओ कितने, एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, ये सूर्य हो गया और यहाँ पर ये है छोटा सा, ये यहाँ पर क्या आपका प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो यहाँ और सूर्य और प्रकाश प्रॉक्सिमा सेंचुरी के बीच की दूरी कितनी है? 4.3 अरब वर्ष। ठीक है, सॉरी प्रकाश वर्ष, 4.3 प्रकाश वर्ष सूर्य और प्रॉक्सिमा सेंचुरी के बीच की दूरी है। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। देखो एंड्रोमेडा गैलेक्सी क्या है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है हमारी गैलेक्सी के सबसे पास गैलेक्सी है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी मतलब हमारी गैलेक्सी कौन सी हो गई? मिल्की वे। ठीक है, ये हो गई मिल्की वे। और मिल्की वे के जो सबसे पास कोई गैलेक्सी है वो कौन सी गैलेक्सी है? वो है एंड्रोमेडा। ये भी क्या है? स्पाइरल। स्पाइरल मतलब सर्पीली आकार की ये भी आकाशगंगा है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि पूरे ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगाएं? लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं। 100 अरब आकाशगंगाएं। तो एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे के सबसे निकट की आकाशगंगा है, जो हमारी आकाशगंगा से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। ठीक है, इसे के अन्य नामों से जानते हैं हम, जैसे माइजर 31, M31 या NGC 224 के नाम से जाना जाता है एंड्रोमेडा गैलेक्सी को। ठीक है, ये देखो, ये हो गई हमारी कौन सी? मिल्की वे, और ये हो गई हमारी सॉरी ये है एंड्रोमेडा। ठीक, और ये हो गई मिल्की वे। एक समय ऐसा आएगा कि ये दोनों गैलेक्सी आपस में मिल जाएंगी, कोलैबोरेशन हो जाएगा इन दोनों को। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। आप बताओ कैसा लगा। तो मिलते हैं नए लेक्चर में। थैंक यू सो मच। देखते रहिए इन्फिनिट स्टडी।